Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study launch vehicle. Now start the lecture and understand what is launch vehicle. See, लॉन्च व्हीकल एक ऐसा स्पेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसके द्वारा किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अर्थ के चारों ओर किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है, या इस लॉन्च व्हीकल के द्वारा स्पेस में किसी मैन्ड स्पेसशिप को या स्पेस प्रोब को, स्पेस मिशन को या फिर स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया जाता है। और ये एक बहुत ही क्या होती है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है, राइट। इसमें यहाँ पर सैटेलाइट को क्या किया जाता है, राइट, पुट किया जाता है और फिर ये स्पेस जो, राइट, ये जो लॉन्च व्हीकल है, ये लॉन्च व्हीकल इस सैटेलाइट को क्या करेगा, अर्थ के चारों ओर किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में जाकर क्या कर देगा, यहां पर जाकर क्या कर देगा, प्लेस कर देगा, राइट। ये कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी क्यों है, अगर हम देखें तो व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट इनटू स्पेस देन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ दिस ऑब्जेक्ट विल रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। But if this object is thrown at the speed of 11.2 kilometer per second, then this object will cross the gravity of the earth and would enter into the space. और वहाँ पर स्पेस में ये किसी भी ऑर्बिट में फिर अर्थ के चारों ओर क्या करेगा, ये अर्थ के चारों ओर क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, राइट। और फिर हम इस ऑर्बिट से, राइट, इस ऑर्बिट का वेरियस प्रोग्राम्स हैं उनमें इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। इसीलिए किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के चारों ओर किसी ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए एक पावरफुल स्पेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जो कि किसी भी सैटेलाइट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से मैक्सिमम से जो मोर वेलोसिटी है उससे किसी भी जो सैटेलाइट है उसको स्पेस में जो है लॉन्च कर सके। और ये जो वेलोसिटी है इसको क्या कहा जाता है, एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है प्रोजेक्ट करेंगे तो वह जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की ग्रेविटी को जो है क्रॉस कर जाएगा और स्पेस में एंटर कर जाएगा, राइट। तो इसीलिए ये एक क्या मानी जाती है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी मानी जाती है, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट कि इसमें इंटरनल कंबशन रॉकेट इंजन का भी यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए एक तो जो है जेट इंजन होता है, बट जेट इंजन क्या करता है, एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन को जो है सक करता है और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो फ्यूल है उसका कंबशन होता है, बट स्पेस में तो ऑक्सीजन भी नहीं होता है। इसीलिए इसमें जेट इंजन का यूज ना करके किसका, इंटरनल कंबशन रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऑक्सीडाइजर, राइट, ऑक्सीडाइजर का यूज किया जाता है, बिकॉज स्पेस में ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं होती है, राइट। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर स्पेस जो लॉन्च व्हीकल है उसके बारे में समझा है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि लॉन्च व्हीकल एक ऐसा स्पेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऐसा व्हीकल होता है जिसके माध्यम से किसी भी सैटेलाइट को स्पेस में अर्थ के चारों ओर किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में प्लेस किया जा सकता है, या फिर जिसके द्वारा स्पेस में मैन्ड स्पेसशिप्स को, स्पेस प्रोब्स को, राइट, स्पेस स्टेशंस को या किसी स्पेस मिशंस को जो है सेंड किया जाता है, राइट। और इसमें इंटरनल कंबशन रॉकेट इंजन का जो है यूज किया जाता है। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे SLB, राइट, ASLB, PSLB, GSLB और RLB हो जाएगा, जिसमें से SLB और ASLB ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल्स हैं। PSLB और GSLB ये इसरो के क्या हैं, जो है ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स हैं, और RLV ये इसरो का क्या है, फ्यूचर लॉन्च व्हीकल है। अब यहां से मेंस एग्जाम में 3 मार्कर या 5 मार्कर का जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो 3 मार्कर क्वेश्चन में सीधा क्या पूछा जा सकता है, लॉन्च व्हीकल। सी आई नो दैट कि जनरेशंस ऑफ जियोसिंक्रोनस satellite launch vehicle is mentioned in our syllabus, but that does not mean कि launch vehicle से या SLB से, ASLB से, PSLB से क्वेश्चंस नहीं पूछा जा सकता है, राइट। नॉर्मली क्या होता है कि जो है लॉन्च व्हीकल जो है या GSLB हमारे सिलेबस में है, राइट, तो इट इज पॉसिबिलिटी दैट PSLB, ASLB, SLB या लॉन्च व्हीकल से भी जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं,
right? Therefore we will study this topic in depth. And second thing is that to understand the topic of GSLV, we must have knowledge regarding SLB, ASLB, PSLB as well as rocket engine. ओनली देन जो GSLV से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजिकल वर्ड्स हैं वो आप एग्जाम में राइट कर पाएंगे। आप सीधा सीधा GSLV को पढ़ लेंगे तो इसमें सॉलिड जो है फ्यूल क्या है, प्रोपेलेंट क्या है, राइट, रॉकेट इंजन क्या है, राइट, ये कैसे वर्क करता है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो वो आपसे नहीं बन पाएगा, राइट। तो हम लॉन्च व्हीकल को बहुत ही हॉलिस्टिक वे में, राइट, इन डेप्थ में जो है इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो लॉन्च व्हीकल को आप जो है समझ चुके हैं। सेकेंड थिंग इज दैट कि यहाँ से 3 मार्कर में जो है लॉन्च व्हीकल के बारे में पूछा जाता है। तो 3 मार्कर में पूछा जाए तो जनरली हम इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे और इसके किसको लिखेंगे, एग्जांपल्स को लिखेंगे, राइट। अगर वर्ड लिमिट, जैसे वर्ड लिमिट ज़्यादा हो रही है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, बट अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो 3 मार्कर के लिए हम जो है इतनी जो है जानकारी लिख सकते हैं। तो व्हाट इज लॉन्च व्हीकल, देखिए लॉन्च व्हीकल, द लॉन्च व्हीकल और व्हीकल, राइट, द लॉन्च व्हीकल और व्हीकल एक ऐसा स्पेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है विच इज यूज टू प्लेस एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन ऑर्बिट एंड द व्हीकल विच इज यूज टू सेंड मैन्ड स्पेसशिप्स, space stations, space probes and space missions into space is known as launch vehicles. And launch vehicle uses internal combustion rocket engine, right? Examples are SLB, ASLB, PSLB, GSLB and RLB. Now to understand launch vehicle, at first we must have knowledge regarding rocket engine. Second thing is that if we have to understand what is the difference between SLB, ASLB, especially PSLB, right, then we must have knowledge regarding types of rocket engine, right? क्योंकि जैसे जैसे हम रॉकेट इंजन को डेवलप करते गए वैसे वैसे लॉन्च व्हीकल्स की जनरेशंस भी जो है चेंज होती गई, राइट। तो रॉकेट इंजन को जो है हम समझते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टू फ्लाई, right, to fly in the sky we must have engine, right, or there are generally 2 types of engine. First is jet engine, right, and second is rocket engine, right। अब रॉकेट इंजन और जेट इंजन में क्या डिफरेंस होता है सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। देखिए जेट इंजन एक ऐसा इंजन होता है, राइट, विच सक्स ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। अब जनरली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? नॉर्मली आपको पता होगा कि फ्यूल का कंबुशन केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हो सकता है, राइट। तो जेट इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो कि एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन को सक करता है और उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही फ्यूल का कंबुशन होता है और पावर जनरेट होती है जिससे वह इंजन जो है स्काई में फ्लाई कर पाता है, राइट। अब नॉर्मली ऑक्सीजन कहां पर अवेलेबल होगी, राइट, ये एटमॉस्फेयर या हम कह सकते हैं कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, राइट, वहां से ये ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, सक कर सकता है। विच मीन्स जिस भी व्हीकल में जेट इंजन होगा वो या तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही क्या होगा, फ्लाई कर पाएगा, और जैसे ही अर्थ का जो एटमॉस्फेयर क्या होगा, एंड होगा, ये जेट इंजन वहां पर वर्क नहीं करेगा क्योंकि फ्यूल का कंबशन नहीं होगा तो उसको पावर नहीं मिलेगी तो वह फ्लाई नहीं कर पाएगा, राइट। और जबकि हमें सैटेलाइट तो कहां पर लॉन्च करना होता है, स्पेस में। तो विच मीन्स दैट इफ वी हैव टू प्लेस and satellite into space then definitely हमारे पास में एक ऐसा इंजन हो जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को सक ना करे, राइट। और उसके लिए किसका यूज किया जाता है, रॉकेट इंजन का यूज किया जाता है, राइट। क्योंकि रॉकेट इंजन एक ऐसा इंजन होता है, राइट, जिसमें फ्यूल के साथ साथ
ऑक्सीडाइजर का भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, विच मीन्स दैट दिस इंजन डज नॉट रिक्वायर टू सक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजर होता है और उसी ऑक्सीडाइजर के प्रेजेंस में ही फ्यूल क्या होता है, फ्यूल का कंबसन होता है और उससे जो है पावर मिलती है इंजन को और उससे यह जो भी व्हीकल होता है वो क्या कर पाता है, फ्लाई कर पाता है। तो ये इन दोनों में क्या हो गया, यहाँ पर डिफरेंस हो गया है सिंपली, राइट। तो यदि जेट इंजन से, जैसे मान लेते हैं कि अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप सीधा लिख सकते हैं कि जेट इंजन इज अ सच इंजन विच सक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड द combustion of fuel takes place in the presence of oxygen, right, sucked from the atmosphere. Therefore this jet engine is used in fighter jet, right, fighter jet और aeroplane, राइट। तो इसका यूज जो है वो एरोप्लेन में, फाइटर जेट में किया जाता है। वेयर एज रॉकेट इंजन एक ऐसा इंजन होता है विच डज नॉट सक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, देयरफॉर दिस इंजन कैन वर्क इन द स्पेस और दिस इंजन कैन बी ऑपरेशनल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देयरफॉर जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उसमें किसका, रॉकेट इंजन का यूज किया जाता है। क्लियर। नाउ जो रॉकेट इंजन है इसकी वर्किंग जो है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है वो समझते हैं। अब देखिए जो रॉकेट मोटर होता है या जो रॉकेट इंजन होता है, राइट, रॉकेट इंजन इज अ सच इंजन विच डज नॉट सक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, राइट, और इसमें फ्यूल के साथ में, राइट, ऑक्सीडाइजर का यूज किया जाता है क्योंकि ऑक्सीडाइजर के प्रेजेंस में ही फ्यूल का क्या होता है, कंबसन होता है, जिससे पावर क्या होती है, जनरेट होती है। अब यदि हमने ऑक्सीडाइजर और फ्यूल को एक ही चैम्बर में क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, तो ऑब्वियसली इससे जो है रॉकेट इंजन में आग लग सकती है, राइट। देयरफॉर जो रॉकेट इंजन होता है ये भी काफी ज्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। तो रॉकेट इंजन में 2 चैम्बर होते हैं, राइट। सो देयर आर 2 सेपरेट इंजन्स इन, देयर आर 2 सेपरेट चैम्बर्स इन रॉकेट इंजन। फर्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्यूल हो जाएगा, फ्यूल चैम्बर, एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजर चैम्बर हो जाएगा, राइट। इस फ्यूल चैम्बर में फ्यूल को क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है, और ऑक्सीडाइजर चैम्बर में ऑक्सीडाइजर को क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है, राइट। ऑक्सीडाइजर और फ्यूल को इस तरीके से जो कंबसन चैम्बर होता है, जहां पर फ्यूल का क्या होता है, कंबसन होता है, कि ना तो ऑक्सीडाइजर की क्वांटिटी ज़्यादा हो और ना ही क्या हो, कम हो या लेस हो, राइट। तो इनको इन नोजल्स के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर कंबसन जो चैम्बर है उसमें फ्यूल चैम्बर से फ्यूल को लाया जाता है, ऑक्सीडाइजर चैम्बर से जो है ऑक्सीडाइजर को लाया जाता है। फिर यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजर, राइट, फ्यूल का क्या होता है, कंबसन होता है, राइट, और उस कंबसन से क्या होती है, यहाँ से जो है गैसेस क्या होती हैं, रिलीज होती हैं। ये यहाँ पर क्या होता है, ये नैरो होता है, राइट, और इसको क्या कहते हैं, नेक कहते हैं, नेक ऑफ द इंजन। यहाँ से गैसेस जो है वो प्रेशर से क्या होती हैं, रिलीज होती हैं, और जैसे जैसे जो गैसेस क्या होंगी, रिलीज होंगी, वैसे वैसे यहाँ पर जो रॉकेट इंजन है, रॉकेट इंजन से क्या होती हैं, गैसेस जो है रिलीज होती हैं, और जब ये गैसेस क्या होती हैं, जब ये गैसेस अर्थ की सरफेस को क्या करती हैं, पुश करती हैं, तो यहाँ पर न्यूटन्स क्या होता है, थर्ड लॉ, right, according to Newton's third law, right, for every action there is an opposite and equal reaction। तो जितना फोर्स जो है ये गैसेस एक्सर्ट करती हैं अर्थ की सरफेस पर, उतना ही फोर्स जो है अर्थ की सरफेस इस रॉकेट इंजन पर क्या करेगी, एक्सर्ट करेगी, राइट, जिससे रॉकेट को थर्स्ट मिलता है और ये रॉकेट सीधा ऊपर की ओर क्या हो जाता है, लॉन्च हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो रॉकेट इंजन है ये क्या करता है, वर्क करता है। क्लियर। अब यहाँ से अगर 5 मार्कर में पूछा जाए व्हाट इज रॉकेट इंजन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ रॉकेट इंजन, तो जनरली आप जो है इतना पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं, राइट। तो रॉकेट इंजन इज अ सच इंजन विच डज नॉट सक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, राइट, एंड this rocket engine carries 2 separate chambers, one for fuel and second for oxidizer, right. Fuel is carried, right, in fuel chamber, whereas oxidizer is carried, right, in oxidizer chamber, right, through nozzles, right, through nozzles जो फ्यूल है वो ऑक्सीजन जो है कंबसन चैम्बर में क्या होता है, लाया जाता है, एंड थ्रो
पंप, राइट, पंप के माध्यम से जो नोजल्स लगे होते हैं और पंप लगा होता है उसके माध्यम से जो है ऑक्सीडाइजर इज आल्सो जो है लाया जाता है कहाँ पर, कंबुशन चेंबर में। इन कंबुशन चेंबर द फ्यूल, राइट, द फ्यूल का कंबुशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजर, जिससे गैसेज रिलीज होती हैं, राइट, और ये जो गैसेज होती हैं ये अर्थ की सरफेस पर क्या करती हैं, फोर्स एक्सर्ट करती हैं, राइट, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अर्थ की सरफेस भी जो रॉकेट इंजन है उसको अपवर्ड क्या करती है, उतना ही फोर्स एक्सर्ट करती है, जिससे रॉकेट को थ्रस्ट मिलता है और ये रॉकेट ऊपर की ओर क्या हो जाता है, लिफ्ट हो जाता है। क्लियर। अब हम यहां पर चर्चा करेंगे कि रॉकेट इंजन के टाइप्स कितने होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप सोच रहे होंगे कि वी आर स्टडिंग लॉन्च व्हीकल, बट व्हाई वी आर स्टडिंग टाइप्स ऑफ रॉकेट इंजन। सिंपली मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिंपल रॉकेट इंजन है दिस इज यूज्ड इन SLV एंड ASLV, राइट, और ये जो है कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन एट अ नॉर्मल टेम्परेचर ये PSLV में यूज किया जाता है, और क्रायोजेनिक इंजन जो है वो किस में, GSLV में यूज किया जाता है। तो वंस यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉकेट इंजन, तो इससे आपको जो डिफरेंट जनरेशंस ऑफ क्या है लॉन्च व्हीकल्स हैं वो भी इजीली समझ में आ जाएंगे। क्लियर। तो अब हम यहां पर समझते हैं टाइप्स ऑफ रॉकेट इंजन, राइट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रॉकेट इंजन, राइट। द फर्स्ट इज सिंपल रॉकेट इंजन एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, राइट। देखिए, द रॉकेट इंजन इन विच, राइट, सॉलिड propellant is used, right, solid propellant is used, उसको क्या कहा जाता है, सिंपल रॉकेट इंजन कहा जाता है। एंड द रॉकेट इंजन, राइट, इन विच लिक्विड propellant is used, तो उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन, राइट। प्रोपिलेंट क्या होता है, प्रोपिलेंट हम कह सकते हैं कि फ्यूल प्लस का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजर। तो यदि फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों क्या है, सॉलिड है, तो वो क्या कहलाएगा, सॉलिड प्रोपिलेंट कहलाएगा। और यदि फ्यूल और ऑक्सीडाइजर लिक्विड स्टेट में है तो वह लिक्विड क्या कहलाएगा, प्रोपिलेंट कहलाएगा। तो पहला तो सिंपल हो जाएगा यहाँ पर कि the rocket engine in which solid propellant is used is known as simple rocket engine, right, or this rocket engine or this simple rocket engine was used in SLV, right, or ASLV, right। तो जो फर्स्ट जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है SLV उसमें सिंपल रॉकेट इंजन का यूज किया गया था, और सेकेंड जो जनरेशन का रॉकेट इंजन है, राइट, इसमें भी सिंपल रॉकेट इंजन का यूज किया गया था, विच मींस SLV और ASLV में, राइट, दोनों में ही सॉलिड प्रोपेलेंट वाज यूज्ड। फिर आ जाएगा कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन। तो द रॉकेट इंजन इन विच लिक्विड प्रोपेलेंट इज यूज्ड इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन। और कॉम्प्लेक्स जो रॉकेट इंजन है ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, राइट। द कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन विच वर्क्स एट अ नॉर्मल टेम्परेचर, राइट, और द रॉकेट इंजन विच वर्क्स एज वेरी लो टेम्परेचर, राइट, विच मीन्स दैट इसको माइनस का 83 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो नॉर्मल टेम्परेचर, राइट, जो नॉर्मल टेम्परेचर है या रूम टेम्परेचर है उस पर लिक्विड जो है प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है। क्लियर। अब यहां पर ये जो नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है ये इंजन जो है किस में यूज किया जाता है, PSLV में। और नॉर्मली जो सॉलिड प्रोपेलेंट की जगह पर लिक्विड प्रोपेलेंट को यूज करना काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन कहते हैं, राइट। इसमें से पहला हो जाएगा कि द कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन विच वर्क्स एट नॉर्मल टेम्परेचर, राइट। और इसी के आधार पर इंडिया में विकास जो इंजन है, राइट, वो क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, जिसका यूज किस में किया जाता है, PSLV, राइट। तो जिसमें भी लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी होगी, राइट, वो या तो PSLV में होगी या किस में होगी, GSLV में होगी। फिर आपने सुना होगा क्रायोजेनिक,
क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या हो जाती? द टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड एट वेरी लो टेम्परेचर, उसको ही क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो द इंजन विच वर्क्स एट वेरी लो टेम्परेचर, उसको ही क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं, राइट। अब इनमें किस किस का फ्यूल यूज किया जाता है उसको भी हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिंपल रॉकेट इंजन। और ये सब आप 3 मार्कर के लिए जो है याद रखेंगे। या HTBP का फुल फॉर्म क्या होता है, LTPP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब आपको 3 मार्कर के लिए प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहली चीज तो क्या हो जाएगी यहाँ पर? सिंपल रॉकेट इंजन, राइट। तो द रॉकेट इंजन इन विच solid propellant is used is known as simple rocket engine। और इसमें solid propellant के रूप में किसका यूज किया जाता है? HTPP, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, राइट। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? LTPB, लैक्टोन्स टर्मिनेटेड पॉली क्या हो जाएगा? ब्यूटाडाइन हो जाएगा, राइट। तो HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, LTPB लैक्टोन्स टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। और इस रॉकेट इंजन या दिस सिंपल रॉकेट इंजन वाज यूज्ड इन SLB और ASLB। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन, राइट। तो द रॉकेट इंजन इन विच लिक्विड प्रोपेलेंट, राइट, द रॉकेट इंजन इन विच लिक्विड प्रोपेलेंट इज यूज्ड इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन। और कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन भी फिर एक जो है वेरी लो टेम्परेचर पर वर्क करता है, राइट। और सेकंड क्या हो जाएगा? नॉर्मल टेम्परेचर पर वर्क करता है। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर पर वर्क करता है, राइट, उसमें किसका? UDMH का यूज किया जाता है, राइट। तो अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाइड्राजाइन हो जाएगा। तो U फॉर क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल, राइट। D का मतलब क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा? हाइड्राजाइन। या फिर MMH का यूज किया जाता है। M का मतलब क्या हो जाएगा? मोनो, फिर M का मतलब क्या हो जाएगा? मिथाइल, और H का मतलब क्या हो जाएगा? हाइड्राजाइन। प्लस का नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का जो यूज है वो ऑक्सीडाइजर के रूप में किया जाता है, राइट। तो द रॉकेट इंजन विच, राइट, द रॉकेट इंजन इन विच लिक्विड प्रोपेलेंट इज यूज्ड इज नोन एज complex rocket engine, and the rocket engine which the complex rocket engine which works at normal temperature, उसमें UDMH का यूज किया जाता है, unsymmetrical dimethyl hydrazine, and MMH monomethyl hydrazine plus nitrogen tetraoxide as a oxidizer, and this engine was used in PSLV and GSLV। अब इंडिया में ये जो कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन है, और इसी कॉम्प्लेक्स इंजन को विकास इंजन के नाम से भी जाना जाता है, राइट, जिसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था? डॉक्टर नंबी नारायण के द्वारा किया गया था। अभी यू हैव वॉच्ड अ मूवी रॉकेटरी, राइट। अब रॉकेटरी मूवी क्या है? अगर हम देखें तो इंडिया में स्पेस, राइट, स्पेस प्रोग्राम में एक तो कौन हो जाएंगे? विक्रम साराभाई हो जाएंगे, राइट, APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे, एंड थर्ड कौन हो जाएंगे यहाँ पर? नंबी नारायण हो जाएंगे, राइट। तो जो विक्रम साराभाई है, राइट, विक्रम साराभाई के एफर्ट से ही इन कॉस्पर को एस्टेब्लिश किया गया था 1962 में, और इनके एफर्ट से 1969 में इसरो वाज एस्टेब्लिश्ड, राइट। और APJ अब्दुल कलाम वाज द मेंबर ऑफ इन कॉस्पर, राइट, या ये जो है इसरो के फाउंडिंग मेंबर थे। और APJ अब्दुल कलाम ने जो सॉलिड प्रोपेलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया गया है। वहीं फिर आते हैं यहाँ पर पेट्रियट नंबी नारायण। नंबी नारायण वाज द पर्सन हु फोकस्ड ऑन लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी, राइट, एंड फॉर दैट ये USA गए, राइट। नॉर्मली यहाँ पर USA में इन्होंने स्कॉलरशिप बेस्ड जो है, स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ स्कॉलरशिप ही टुक एडमिशन इन USA, बट इनको सॉलिड प्रोपेलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी को स्टडी करने के लिए इनको स्कॉलरशिप मिली थी। लेटर इन्होंने अपनी ही यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे उनके वहाँ पर सर्वेंट के तौर पर वर्क किया, एंड लेटर ही गॉट द स्कॉलरशिप फॉर स्टडिंग द लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी। आफ्टर दैट नंबी नारायण वेंट टू फ्रांस, जहाँ पर उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 300 साइंटिस्ट के साथ में जो लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी है या इंजन है उसको डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग ली थी। और फाइनली इंडिया में आकर इन्होंने लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया,
राइट। और चूंकि इनको जो था कोऑपरेट किया था विक्रम साराभाई ने, इसीलिए डॉक्टर नंबी नारायण ने इसका नाम क्या रखा, विकास इंजन। यहाँ पर VIK विच मीन्स विक्रम, राइट, A मतलब अंबालाल एंड S मतलब क्या हो जाएगा, साराभाई, राइट। तो इस तरीके से डॉक्टर नंबी नारायण ने इस इंजन को विकास इंजन का नाम दिया, राइट। तो सिंपली विकास इंजन है क्या, तो आप लिख सकते हैं कि विकास इंजन, राइट, विकास इंजन इज अ कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन, right, in which liquid propellant is used at normal temperature, and this engine was developed by Dr. Nambi Narayan, right, and in this engine liquid propellant is used, right, and liquid propellant में किसका, UDMH का, right, UDMH क्या है, unsymmetrical dimethyl hydrazine, and जो है N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का यूज जो है वो किसके रूप में किया जाता है, ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज किया जाता है। एंड दिस विकास इंजन को जो यूज किया गया था किसमें, PSLV में, इसीलिए इसको थर्ड जनरेशन का कहा जाता है, और लेटर क्या हो जाएगा यहाँ पर, GSLV। तो दिस विकास इंजन इज यूज्ड इन PSLV एज वेल एज GSLV। क्लियर। फोर्थ हो जाएगा कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन, राइट, विच वर्क्स एट वेरी लो टेम्परेचर, और उसको ही हम क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं, राइट। तो सिंपली अगर हम देखें तो ये भी अगर 3 मार्कर में पूछा जाता है तो आप सिंपली लिखेंगे द रॉकेट इंजन, राइट, द रॉकेट इंजन इन विच लिक्विड propellant is used is known as complex rocket engine, and the complex rocket engine which works at very low temperature is known as cryogenic engine, and in cryogenic engine liquid propellant is used, but यहाँ पर लिक्विड प्रोपेलेंट के रूप में UDMH या MMH का यूज नहीं किया जाता है, बट लिक्विड प्रोपेलेंट में फ्यूल के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और लिक्विड हाइड्रोजन को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है, -253 डिग्री सेंटीग्रेड। देन क्या हो जाएगा, लिक्विड ऑक्सीजन, राइट, -183 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। तो इन cryogenic engine liquid propellant is used, and in liquid propellant, right, liquid hydrogen is used as a fuel, right, LH2, right, जिसको रॉकेट इंजन में -250 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है, राइट। देन ऑक्सीडाइजर या ऑक्सीडाइजर के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको क्या किया जाता है, प्लेस जो है स्टोर किया जाता है। एंड दिस क्रायोजेनिक इंजन इज यूज्ड इन किसमें, GSLV। इसको किसमें यूज किया जाता है, GSLV में यूज किया जाता है, इसीलिए GSLV को क्या कहा जाता है, फोर्थ जनरेशन लॉन्च व्हीकल माना जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंजन बिगेन इन 1994 बाय LPSC, राइट। तो इसको डेवलप करने का जो प्रोग्राम था वो 1994 में क्या हो गया था, शुरू हो गया था। तो जैसे ही डॉक्टर नंबी नारायण ने विकास इंजन को क्या किया था, डेवलप किया था, राइट, उसी समय से जो क्रायोजेनिक इंजन है उसको भी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया गया था। बट बाद में आपको पता होगा कि 1999 तक जो है नंबी नारायण पर एलिगेशंस लगाए गए थे करप्शंस के, राइट, और इनको, राइट, ही वाज पुट बिहाइंड द वार्स। देयरफॉर जो क्रायोजेनिक इंजन है, राइट, क्रायोजेनिक इंजन वाज नॉट डेवलप्ड इन इंडिया टिल 2014, राइट। इफ ये जो नंबी नारायण के साथ में जो स्कैंडल हुआ है वो ना हुआ होता तो इंडिया कुड हैव डेवलप्ड द रॉकेट इंजन इन 2001, राइट, मे बी पॉसिबिलिटी। और आज की कंडीशन में, राइट, जो इसरो है वो हो सकता है नासा से भी जो है आगे निकल जाता, राइट। अब जो क्रायोजेनिक इंजन है इसकी अगर हम जनरली देखें इंडिया में, तो इंडिया डिड नॉट हैव क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, देयरफॉर टू स्टडी द क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमने रशियन क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को क्या किया था, परचेज किया था, या इंडिया हैड एग्रीमेंट विद रसिया, और जो रशियन क्रायोजेनिक इंजन है उसको इंडिया में लाया गया और उससे GSLV मार्क फर्स्ट को जो है डेवलप किया गया था, जिसने GSAT फर्स्ट को क्या किया था, लॉन्च कर दिया था 2001 में। तो इन दिस वे अगर हम देखें तो इंडिया हैड क्रायोजेनिक इंजन इन 2001, बट इस समय पे ये इंडिजीनियसली डेवलप रॉकेट इंजन नहीं था,
राइट। तो द फर्स्ट इंजन ऑफ GSLV मार्क फर्स्ट, राइट, उसकी फ्लाइट क्या है, GSLV D1 GSAT हो जाएगा। तो जो GSLV मार्क फर्स्ट था जिसमें रशियन क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया गया था, राइट, उसने 18 अप्रैल 2001 को GSAT 1 को क्या किया था, लॉन्च किया था। इन दिस वे इंडिया हैड क्रायोजेनिक इंजन इन 2001, बट ये रशियन क्रायोजेनिक इंजन था। लेटर इंडिया ने अपना इंडिजीनियस जो रॉकेट इंजन था वो डेवलप किया 2014 में, और GSLV मार्क सेकेंड में क्रायोजेनिक इंजन 7.5 का यूज किया गया, राइट। तो GSAT जो सैटेलाइट है, GSAT सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड ऑन 5 जनवरी 2014 बाय GSLV मार्क सेकेंड, जिसमें क्रायोजेनिक इंजन 7.5 था, राइट। इसमें इंडिजीनियस क्या था, क्रायोजेनिक इंजन था। इन दिस वे वी कैन से दैट इंडिया हैड हर इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन। तो वो कब अवेलेबल हो चुका है, 2014 में। फिर GSAT 19 was launched on 7th June 2017 using GSLV Mark 3, जिसमें क्रायोजेनिक इंजन 20 है, यूजिंग इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन। तो इसकी पावर जो है एक तरीके से इंक्रीज हो गई थी। तो GSLV मार्क सेकेंड में क्रायोजेनिक इंजन 7.5 का यूज किया गया था। क्रायोजेनिक इंजन 20 का जो यूज है, जिससे इसकी जो थ्रस्ट पावर है वो और इंक्रीज हो गई थी, उसको हमने 2017 में क्या कर लिया था, डेवलप कर लिया था। तो GSAT 19 वाज लॉन्च्ड ऑन 7 जून 2017 यूजिंग GSLV मार्क थर्ड, जिसमें क्रायोजेनिक इंजन जो कि इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन था, राइट, वो उसका यूज करके GSAT 19 को जो है छोड़ा गया था। एंड इंडिया हैड बिकम 6th कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। क्लियर। तो इस तरीके से जो रॉकेट इंजन है उसको हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है, राइट। और इसी रॉकेट इंजन का यूज किस में किया जाता है, लॉन्च व्हीकल में किया जाता है। तो लॉन्च व्हीकल एक ऐसा स्पेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसके द्वारा सैटेलाइट को अर्थ के चारों ओर किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है, या फिर इस लॉन्च व्हीकल के द्वारा, राइट, स्पेस मिशंस को, स्पेस प्रोब्स को, स्पेस स्टेशंस को, राइट, स्पेस में क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है। नाउ वी विल सी लॉन्च व्हीकल्स इन इंडिया, राइट, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट, एंड दिस मे बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ लॉन्च व्हीकल्स इन इंडिया, right, this question may be asked as a 5 marker question, right। तो जो इंडिया में लॉन्च व्हीकल्स की जो हिस्ट्री है और इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस का कंट्रीब्यूशन होता है, इंडिया ने अपने लॉन्च व्हीकल्स को कैसे डेवलप किया है, उसको हम पूरा का पूरा इस लेक्चर में जो है हम यहाँ पर समझेंगे, राइट। सो लेट्स स्टडी लॉन्च व्हीकल्स इन इंडिया, राइट। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इंडिया का जो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम है वो 1970 से ही क्या हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था, या आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसरो, राइट, इसरो फोकस्ड ऑन द डेवलपिंग लॉन्च व्हीकल्स इन इंडिया। तो इंडिया स्टार्टेड डेवलपिंग लॉन्च व्हीकल्स इन द 1970s, और अगर हम क्रोनोलॉजी को देखें तो इन कॉज पर विद द एफर्ट्स ऑफ विक्रम साराभाई, right, Indian National Committee for Space and Research was established in 1962, but India को अपना इस लॉन्च व्हीकल डेवलप करने के लिए India did not have previous knowledge या मैन फोर्स, India did not, therefore this INCOSPER purchased Nike Apos, राइट, नाइक एपोस के साथ साथ और भी कई जो साउंडिंग रॉकेट थे, राइट, साउंडिंग रॉकेट वर इंपोर्टेड फ्रॉम, राइट, डिफरेंट कंट्रीज, जिसमें से अगर हम देखें तो नाइक एपोस वाज परचेज्ड फ्रॉम नेसा अमेरिका, देन रसिया से, फ्रांस से जो है साउंडिंग रॉकेट्स को क्या किया गया था, परचेज किया गया था। एंड बिकॉज ऑफ दीज साउंडिंग रॉकेट्स, राइट, जो इसरो है, इसरो डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी जिसको हम क्या कहते हैं, रॉकेट इंजन कहते हैं। तो जो साउंडिंग रॉकेट थे, राइट, अगर हम देखें तो साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया गया था 1963 में, और 1963 से लेकर 19 अगर हम देखें तो
1969 तक जो है इन कॉस्पर ने ही जो साउंडिंग रॉकेट थे उनको लॉन्च करके जो नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, उसको गेन किया था। फिर 1969 में क्या हुआ था, इसरो का डेवलपमेंट हुआ था और फिर इसरो ने जो लॉन्च व्हीकल है उनको डेवलप करने के लिए जो स्पेशल प्रोग्राम को लॉन्च किया था। तो इन दिस वे इंडिया स्टार्टेड डेवलपिंग लॉन्च व्हीकल्स इन द 1970s, right? 1970s, right? And now this time India has 2 operational launch vehicles, right? जिसमें क्या हो जाएगा, PSLV हो जाएगा एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, GSLV हो जाएगा, right? GSLV में क्या है, इंडिजीनियस क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, right? तो GSLV with indigenous cryogenic upper stage had enabled the launching up to 2 tons class of communication satellite। तो GSLV जो मार्क सेकेंड है, GSLV मार्क सेकेंड के द्वारा 2 टन्स क्लास ऑफ कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च किया जाता है। फिर जो GSLV मार्क 3 है इसके द्वारा राइट 4 टन्स, राइट 4 टन्स क्लास ऑफ कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च किए जा सकते हैं, राइट। और इसमें क्या है, हाई थ्रस्ट भी है। अब अगर हम देखें तो इन लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप करने के लिए इंडिया ने अपना प्रोग्राम 1970 में ही लॉन्च कर दिया था। तो द डेवलपमेंट ऑफ launch vehicles began in 1970, right? And in order to achieve high accuracy in placing satellites into orbit, right, a combination of accuracy, efficiency, power and immaculate planning are required, right? और इंडिया में इसके लिए क्या है, 5000 पीपल हैं और न्यूमरस क्या है यहाँ पर सेंटर्स हैं। इंडिया में अगर हम सेंटर्स देखें तो कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम केरला में है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम केरला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द लॉन्च व्हीकल्स। तो इंडिया में चाहे ASLV हो, PSLV हो, उसका डेवलपमेंट और डिजाइन किसके द्वारा किया जाता है, VSSC। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल्स इन इंडिया। इसके साथ ही लॉन्च व्हीकल्स में लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में LPSC, राइट, LPSC एंड इसरोस प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स लोकेटेड एट वलीमाला एंड महेंद्रगिरी रिस्पेक्टिवली, इन्होंने ही जो है लिक्विड एंड क्रायोजेनिक जो स्टेजेस हैं उनको क्या किया है, डेवलप किया है। तो LPSC सेंटर एंड इसरोस प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स, राइट, डेवलप्ड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक स्टेजेस फॉर द PSLV एंड GSLV। इसके साथ ही जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, राइट, हरिकोटा में सार, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर इज द स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। और जहां से इस लॉन्च व्हीकल को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। यहां पर लॉन्च व्हीकल का इंटीग्रेशन होता है और यहां पर 2 ऑपरेशनल क्या है, लॉन्च पैड्स हैं, राइट। लॉन्च पैड क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो ये जो पीछे का जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, लॉन्च पैड कहलाता है। क्लियर। तो इस तरीके से जो है उनको इंटीग्रेशन किया जाता है और उनको टेक ऑफ होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो VSSC में ही क्या की जाती है, लॉन्च व्हीकल की डिज़ाइन होती है और लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया जाता है। LPSC सेंटर महेंद्रगिरी एंड बलाईमाला में जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है या लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी उसको डेवलप किया जाता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर में जो जितने भी रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ लॉन्चर्स, तो जो लॉन्चर्स या लॉन्च व्हीकल्स के जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको इंटीग्रेट किया जाता है और यहाँ के जो 2 ऑपरेशनल लॉन्च पैड्स होते हैं जहाँ से उनको लॉन्च किया जाता है, राइट। फिर इनिशियली सैटेलाइट्स जो थे इंडिया में वो USS के द्वारा या अदर कंट्रीज के द्वारा जो है लॉन्च किए जाते थे। इसकी वजह से इंडिया में जो इंडिजीनियसली लॉन्च व्हीकल हैं उनको डेवलप करने के लिए जो है वो जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1970 से, राइट। और इंडिया में फॉर द कोर्स ऑफ टाइम डिफरेंट जनरेशन के जो लॉन्च व्हीकल्स हैं वो क्या किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं। जो फर्स्ट 2 जनरेशन SLV और ASLV, ये दोनों क्या हैं, एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल्स थे। फिर PSLV एंड GSLV, ये दोनों क्या है, ऑपरेशनल है। उसके बाद में जो
रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ये क्या है, फ्यूचर लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया है। क्लियर? तो in this way we have studied the launch vehicles in India, or we have studied the history of launch vehicles in India. Now let's study what are the characteristics of launch vehicles, and this may be asked as a 5-marker question, right? So what are the characteristics of launch vehicles, ये 5 मार्कर में पूछा जाए तो हम ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। तो let's study different, right, let's study the characteristics of launch vehicles. द फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो लॉन्च व्हीकल है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर क्या होता है, बेस्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मली जो लॉन्च व्हीकल होता है, राइट, जैसे ये लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल में अभी मैंने बताया था कि जैसे जैसे गैसेस जो है अर्थ पर सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, राइट, उतना ही फोर्स थ्रस्ट के रूप में जो है अर्थ की सरफेस इस रॉकेट इंजन पर क्या करती है, पुट करती है, और इस वजह से यह जो रॉकेट इंजन है ये अपवर्ड जो है लिफ्ट कर पाता है, राइट। तो फर्स्ट हो जाएगा द लॉन्च व्हीकल्स ओबेस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट, वेयर बाय द गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द कंब्यूशन ऑफ द फ्यूल रिलीज्ड डाउनवर्ड्स, राइट, causing the launch vehicles to move upward, right? Why? For every action there is opposite and equal reaction. सेकेंड ये हो जाएगा कि लॉन्च व्हीकल ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। देयरफॉर लॉन्च व्हीकल्स में डिफरेंट क्या होती हैं, स्टेजेस होती हैं। तो लॉन्च व्हीकल्स हैज डिफरेंट स्टेजेस। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर समझिए, सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है, राइट। तो मोमेंटम इज m इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर v, वेयर m क्या है, मास है, और v क्या है, वेलोसिटी। तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। And the rocket engine also obeys the law of conservation of momentum. इसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने मान लिया कि इनिशियली इस लॉन्च व्हीकल का जो वेट है वो हाइपोथेटिकली 5000 kg है, और इसकी जो है वेलोसिटी क्या है, 0 है। बट जैसे जैसे रॉकेट इंजन में फ्यूल क्या होगा, फ्यूल का कंबशन होगा, तो यह अपवर्ड क्या होगा, लिफ्ट करेगा। और सबसे पहले जो इसके स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ये इससे सेपरेट हो जाएंगे, और ये जो है पूरी की पूरी स्टेज क्या हो जाएगी, इससे रिमूव कर दी जाती है। फिर फर्स्ट स्टेज जो है रिमूव हो जाएगी, फिर सेकेंड स्टेज रिमूव हो जाएगी, और इस तरीके से जैसे जैसे स्टेजेस क्या होंगे, रिमूव होंगी, तो मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब जैसे मैंने मान लिया कि मास है अब केवल और केवल 1000 kg, तो इसी वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, इनिशियली x किलोमीटर पर आवर थी तो y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। विच मीन्स जैसे जैसे स्टेजेस जो हैं, जैसे ये फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड है, थर्ड है, जैसे जैसे इसकी स्टेज क्या होंगी, सेपरेट होंगी, वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, राइट। तो follows the law of conservation of momentum, under which speed of launch vehicle increases due to separation of different phases or stages of the launch vehicle, right। इसीलिए launch vehicle में different क्या होती हैं, stages होती हैं, right। launch vehicle में solid और liquid fuel का use किया जाता है। तो solid propellant and as well as liquid propellant is used in different stages of the satellite, right। अब जो लॉन्च व्हीकल है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यूज किया जाता है। तो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज्ड फॉर द कंबशन ऑफ फ्यूल इन द लॉन्च व्हीकल, राइट। इसके साथ ही अगर हम देखें तो थ्रस्टर्स और बूस्टर्स का भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो थ्रस्टर्स एंड बूस्टर्स आर कंबाइंड फॉर द एडिशनल स्पीड इन द लॉन्च व्हीकल, राइट। अब ये जो लॉन्च व्हीकल है इसमें ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बूस्टर्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो ये यहाँ के एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, राइट, इंक्रीज करते हैं। तो इससे जो रॉकेट या लॉन्च व्हीकल है उसको अच्छा खासा क्या मिलता है, थ्रस्ट मिलता है। इसीलिए जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उसमें अगर हम देखें तो जो SLV-3 था उसमें केवल और केवल जो थे थ्रस्टर्स नहीं थे, बट जो ASLV है, PSLV है, GSLV है, राइट, इनमें क्या है, इनमें इसमें बूस्टर नहीं था, और इन सब में क्या है, बूस्टर का यूज किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द साउंडिंग रॉकेट। अब साउंडिंग रॉकेट क्या होता है उसको हम समझते हैं।
तो देखिए इसरो के पास में जो नॉलेज है, राइट, नॉलेज फॉर द डेवलपिंग ऑफ लॉन्च व्हीकल्स, राइट, ये किसकी वजह से आया है? तो ये साउंडिंग रॉकेट की वजह से ही आया है। साउंडिंग रॉकेट होते क्या हैं? तो साउंडिंग रॉकेट जनरली 1 और 2 स्टेज के क्या होते हैं? रॉकेट इंजन होते हैं, राइट, जिनके वजह से क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं या रिसर्च की जाती है। क्लियर? तो इंडिया ने अपने लॉन्च व्हीकल्स कैसे डेवलप किए उसको आप बहुत अच्छे से समझना। तो हमें पता है कि इन कॉस्पर, राइट, इन कॉस्पर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1962। तो इस तरीके से इंडिया में स्पेस प्रोग्राम वाज started in 1962 with the establishment of INCOSPER। और INCOSPER या इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च, उन्होंने जो साउंडिंग रॉकेट थे उनको इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। और इनको इंपोर्ट इसलिए किया ताकि जो सॉलिड प्रोपेलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसको इंडिया में इंडिजीनियसली क्या की जाए? डेवलप की जाए, राइट। इसके लिए रॉकेट जो है साउंडिंग रॉकेट थे वो इंपोर्ट किए गए। तो साउंडिंग रॉकेट क्या होता है पहले वो हम समझते हैं। तो साउंडिंग रॉकेट 1 और 2 स्टेज क्या होते हैं? सॉलिड प्रोपेलेंट बेस्ड क्या होते हैं? रॉकेट्स होते हैं, जिनके द्वारा जो अपर एटमॉस्फेरिक रीजन है उसकी क्या की जाती है? प्रूविंग की जाती है या फिर क्या की जाती है? रिसर्च की जाती है। तो ये 3 मार्कर के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, राइट। तो साउंडिंग रॉकेट्स आर 1 और 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स यूज्ड फॉर प्रूविंग द अपर एटमॉस्फेरिक रीजन एंड फॉर स्पेस रिसर्च। Sounding rockets are also serve as easily affordable platforms to test and prove prototypes of new components and subsystems inducted for the use in launch vehicles, which means जो साउंडिंग रॉकेट्स हैं उनसे एक तो अपर जो एटमॉस्फेरिक रीजन है उसकी प्रूविंग की जाती है और स्पेस रिसर्च की जाती है। साथ ही साथ जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं या सब सिस्टम्स ऑफ लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उनको भी टेस्ट किया जाता है या उनके जो प्रोटोटाइप्स हैं उनको प्रूव किया जाता है। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन इन 1963, उसको कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था? थम्बा में। तो विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ TERLS, राइट, और थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन एट थुम्बा, अ लोकेशन क्लोज टू मैग्नेटिक इक्वेटर, राइट, मैग्नेटिक इक्वेटर, देयर वाज अ क्वांटम जंप इन द स्कोप फॉर एरोनॉमी एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेस इन इंडिया। तो थुम्बा जो है वो मैग्नेटिक इक्वेटर के जो है नियर है, इसीलिए हमारे पास में एरोनॉमी की फील्ड में बहुत अच्छा क्या था? स्कोप था। फिर इंडिया में जो पहला साउंडिंग रॉकेट था उसको कब लॉन्च किया गया था? 21 नवंबर 1963 को नाइक एपोस को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। तो नाइक एपोस वाज लॉन्च्ड ऑन 21 नवंबर 1963 फ्रॉम TERLS और थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन, राइट। और ये इसमें द फर्स्ट रॉकेट जो फर्स्ट रॉकेट थे वो 2 स्टेज रॉकेट थे जिनको कहाँ से? रसिया से और फ्रांस से इंपोर्ट किया गया था, राइट। यूएसए से इंपोर्ट किया था नाइक एपोस को, रसिया से M100 और फ्रांस से, राइट, सेंट्योर, राइट। जो M100 था विच वॉज परचेज्ड फ्रॉम रसिया, ये 70 kg की पेलोड को क्या कर सकता था? कैरी कर सकता था, राइट। वेयर एज सेंट्योर विच वॉज परचेज्ड फ्रॉम France was capable of reaching 150 km height with a payload of approximately 30 kg। और इसरो started launching indigenously made sounding rockets from 1965। तो 1965 तक इंडिया ने इंडिजीनियसली टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया था एंड इसरो स्टार्टेड लॉन्चिंग इंडिजीनियसली मेड साउंडिंग रॉकेट्स, राइट। या यहाँ पर टेक्निकली क्या था? इनकॉस्पर था। तो इनकॉस्पर स्टार्टेड लॉन्चिंग इंडिजीनियसली मेड साउंडिंग रॉकेट फ्रॉम 1965 और उससे एक्सपीरियंस को क्या किया था? गेन किया था। तो एक्सपीरियंस गेन्ड वाज ऑफ इमिनेंस वैल्यू इन मास्टरिंग द सॉलिड प्रोपेलेंट्स टेक्नोलॉजी।
तो इस तरीके से जो साउंडिंग रॉकेट था उससे जो एक्सपीरियंस गेन किया वो इमिनेंस वैल्यू का था और इसी से इसरो ने मास्टरी की प्रोपेलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी में। फिर 1975 में जो ऑल साउंडिंग रॉकेट एक्टिविटीज वर कंसोलिडेटेड अंडर द रोहिणी साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम, राइट। और इसी रोहिणी सीरीज की फिर जो सैटेलाइट थी वो SLV के द्वारा क्या किए गए थे, लॉन्च किए गए थे। तो यहाँ से नाइक एपोस से भी जो है 3 मार्कर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप याद रखें, राइट। नाइक एपोस इज अ साउंडिंग रॉकेट, right? So Nike Epos is a sounding rocket which was developed by USA, right? And this is solid propellant based launch vehicle, sorry sounding rocket। तो ये solid propellant based क्या है, साउंडिंग रॉकेट है जो कि अप टू 160 किलोमीटर में जो है सैटेलाइट को क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है या उस हाइट तक जो है अटेन कर सकता है। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ नाइक एपोस वाज रिसर्च in the upper atmospheric region, right? So in this way we have studied launch vehicle, we have studied rocket engine, we have studied various the various types of rocket engine, we have studied the launch vehicles in India, characteristics of launch vehicles, as well as we have studied the sounding rocket, and we have studied Nike Epos. In the upcoming lecture we will study generations of launch vehicles, Therefore revise this topic and prepare this topic. Once you have prepared this lecture, then definitely it would be very easy for you to understand the generations of launch vehicles as well as the generations of GSLV. So we will meet in the upcoming lecture. Till then, thank you.